जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। आइए आगे पढ़ते हैं। बट दिस ईटिंग माई फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। अब हमारे उस पहले दिन का सबसे मुश्किल टेस्ट ये घंटियों के फॉर्मूले से खाना खाना नहीं था। जैसे कि पहली घंटी बजी, फिर दूसरी घंटी बजी, फिर तीसरी घंटी बजी, तो एक फॉर्मूला सा था खाना खाने का, लेकिन ये सबसे मुश्किल ट्रायल नहीं था उस दिन का। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड यूडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। और देर सुबह पे मेरी जो दोस्त थी यूडविन, उसने मुझे एक बहुत ही भयानक वार्निंग दी, यानी कि भयानक चेतावनी दी। यूडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। वो अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर। और उसने बातों बातों में सुन लिया था कि जो वो पेल फेस वुमन थी, यानी कि जो फीके चेहरे वाली महिला थी, वो बातें कर रही थी कि हमारे बहुत लंबे और घने बालों को काट दिया जाएगा। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. हमारी माताओं ने हमें सिखाया था कि केवल अनस्किल्ड वॉरियर्स, केवल ऐसे योद्धा जो किसी काम के नहीं होते, जब वो जंग में किसी युद्ध में पकड़े जाते हैं तो उनके जो बाल है वो बहुत छोटे छोटे काट दिए जाते हैं दुश्मन के द्वारा। Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. हम लोगों के बीच में छोटे बाल केवल वो लोग रखते थे जो शोक मना रहे होते थे। मॉर्नर्स का मतलब होता है शोक मनाना। एंड शिंगल्ड हेयर बाय द कवर्ड्स। और शिंगल्ड हेयर यानी कि बहुत छोटे कटे हुए बाल वो लोग रखते थे जो कि कायर होते थे। कवर्ड्स यानी कि कायर। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स। कुछ पलों के लिए हमने अपनी नियति के बारे में बात की। एंड व्हेन यूडविन सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, आई रिबेल्ड। तो जब यूडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट, हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी, यानी हमें घुटने टेकने ही पड़ेंगे क्योंकि वो हमसे कहीं ताकतवर हैं। आई रिबेल्ड। मैं एकदम विद्रोह की स्थिति में आ गई और मैंने कहा नो, आई विल नॉट सबमिट। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं घुटने नहीं टेकूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। पहले मैं संघर्ष करूंगी, आई आंसर्ड। आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड। मैंने मौके का इंतजार किया और जब कोई नहीं देख रहा था तो मैं गायब हो गई। डिसअपियर्ड का मतलब है गायब हो जाना। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्विकली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज। और मैं तुरंत सीढ़ियां चढ़ गई अपने उन स्क्वीकिंग शूज में, यानी कि जो नए जूते मैंने पहने थे, जो उन लोगों ने मुझे पहनने को दिए थे, वो आवाज करते थे। स्क्वीकिंग का मतलब है आवाज करना। माई मोकैसन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज। मेरे जो मोकैसन्स थे, मेरे जो हिरन की छाल वाले नरम जूते थे, वो मुझसे ले लिए गए थे और उसके बदले में मुझे ये जूते दे दिए गए थे। Along the hall I passed. मैं हॉल पे से गुजरी without knowing whither I was going. मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ क्योंकि मैं उस जगह से परिचित नहीं थी। Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. जब मैं वहां मुड़ी तो एक दरवाजा खुला हुआ था और वो एक बहुत बड़ा कमरा था। उस कमरे में 3 बेड्स रखे हुए थे सफेद रंग के। The windows were covered with dark green curtains. और जो खिड़कियां थी उन पे गहरे हरे रंग के पर्दे थे। Which made the room very dim. जिसके कारण उस रूम में, उस कमरे में रोशनी बहुत कम थी। Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner farthest from the door. इस बात का शुक्र मनाते हुए कि यहाँ पर कोई नहीं है, मेरे कदम उस कमरे में सबसे दूर वाले कोने की तरफ बढ़ गए। On my hands and knees, I crawled under the bed. और अपने घुटनों पे और अपने हाथों पे झुक करके मैं बेड के नीचे सरक गई। यहां पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे घुटने घुटने चल करके वो बेड के नीचे चली गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। और मैंने सबसे अंधेरे से कोने में अपने आप को छुपा लिया। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट। अपने छुपने की जगह से मैंने धीरे से बाहर झांक करके देखा। शडरिंग विद फियर। और मैं डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। शडरिंग का मतलब होता है कांपना। फियर यानी कि डर या फिर भय। शडरिंग विद फियर व्हेनेवर आई हर्ड फुटस्टेप्स नियर बाय। जैसे ही किसी के भी कदमों की आहट आती, मैं एकदम डर के मारे कांप उठती। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम। वो जो हॉल था वहां पे मेरे नाम को पुकारने की आवाजें आ रही थी। हर कोई मेरा नाम पुकार रहा था क्योंकि हर कोई मुझे बाहर निकालना चाह रहा था। हर कोई मुझे ढूंढना चाह रहा था। हर कोई मुझे पकड़ना चाह रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन यूडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी। और मुझे मालूम था कि यूडविन भी मुझे ढूंढ रही थी। सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना।
I did not open my mouth to answer. मैंने बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोला उत्तर देने के लिए. Then the steps were quickened and the voices became excited. और उसके बाद जो कदम थे उनकी आवाजें और तेज हो गई और लगा कि वो बहुत पास आ गए हैं. और जो आवाजें थी वो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही उत्तेजित सुनाई दे रही थी. The sounds came nearer and nearer. आवाजें मेरे और पास आने लगी. Women and girls entered the room. महिलाएं और लड़कियां उस कमरे में घुस चुकी थी. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. मैंने अपनी सांस रोक ली और अपनी सांस रोक करके मैंने देखा कि वो अलमारियां खोल के देख रही थी और बड़े बड़े ट्रंकों के पीछे भी झांक करके देख रही थी. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. किसी ने पर्दे हटा दिए और एकदम से सारे के सारे कमरे में रोशनी भर गई. What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. मुझे नहीं पता कि किस कारण से उन्होंने नीचे झुक करके बेड के नीचे देखने की सोची. स्टूप का मतलब होता है नीचे झुकना. लुक अंडर द बेड यानी कि बेड के नीचे देखना. आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट. मुझे बस इतना याद है कि मुझे खींच करके घसीट करके निकाला गया. ड्रैग का मतलब होता है घसीटना. दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली. हालांकि मैंने उनको रेजिस्ट करने की कोशिश की, यानी कि मैंने उन सबको रोकने की कोशिश की. मैंने लाते मारी और मैंने नाखूनों से भी नोचने की कोशिश की, एकदम जंगली की तरह. इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ I was carried downstairs and tied fast in a chair. और इस सब के बावजूद मुझे उठा करके नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी पे बहुत कस के बांध दिया गया. मैं आपको याद दिला दूं, ये सत्य घटना है, कोई फिक्शन नहीं है. आगे पढ़ते हैं. I cried aloud. मैं बहुत जोर से रोई. Shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. मैं अपना सिर लगातार हिलाती रही तब तक जब तक मुझे अपनी गर्दन के पास ठंडी कैंची महसूस नहीं हुई. एंड हर्ड देम ग्नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स. और फिर मुझे आवाज आई कि उस ठंडी बेदर्द कैंची ने मेरी दो में से एक चोटी पकड़ के काट डाली है. ग्नो का मतलब है काट देना, काट के फेंक देना. देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट. और उसके बाद मेरी हिम्मत हार गई. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. वो दिन जिस दिन से मुझे मेरी माँ से अलग किया गया था, मैंने बहुत अधिक अपमान सहा. People had stared at me. लोगों ने मेरी तरफ घूर के देखा. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. मुझे हवा में ऐसे उछाला गया जैसे कि मैं लकड़ी की बनी हुई कठपुतली हूं. And now my long hair was shingled like a coward's. और अब मेरे लंबे बाल बिल्कुल बेदर्दी से वैसे काट दिए गए जैसे कि एक कायर के होते हैं. इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर. अपने उस दर्द में मैंने अपनी माँ को बहुत आवाजें दी. मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोई. बट नो वन केम टू कंफर्ट मी. लेकिन मुझे राहत देने के लिए कोई भी नहीं आया. नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विथ मी. कोई एक व्यक्ति ने भी मेरे से किसी एक व्यक्ति ने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, मुझे समझाने की कोशिश नहीं की. As my own mother used to do, जैसे मेरी माँ किया करती थी. वो हर बात पे मुझे समझाया करती थी, मुझे कारण बताया करती थी. लेकिन यहां पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया. For now, I was only one of the many little animals driven by a herder. और अब मैं केवल उन कई सारे छोटे छोटे जानवरों में से एक जानवर थी जिसको ऐसे ही चराया जा रहा था. तो ये कहानी सुन करके आप समझ सकते हैं कि चित्रकाला शाह को कैसा महसूस हुआ होगा. वो एक छोटी बच्ची थी, उसको ले जाया गया, उसके बहुत लंबे लंबे बालों को काट दिया गया. लंबे बालों को काटना न सिर्फ उसका अपमान था बल्कि उसकी हिम्मत भी तोड़ने के लिए था. तो ये कहानी थी चित्रकाला शाह की. अगले वीडियो में हम अगली कहानी पढ़ेंगे. धन्यवाद.